Hello everyone, welcome to Drishti CLAT program and I am Shashank welcoming you all in today's session. So friends, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट 10 फॉर 75 डेज NLU चैलेंज। और दोस्तों इस सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज सेक्शन। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं क्लैट के करंट अफेयर्स के, तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्लैट का जो करंट अफेयर्स का जो पैसेज होता है वो इन्फ्रेंशियल होता है, यानी इससे आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आउट ऑफ द पैसेज जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज से भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये चांसेस दोनों के रहते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जो हमने जीके एंड करंट अफेयर्स का नॉलेज पहले से गेन कर रखा है उसी के बिहाफ पर पेपर इजीली सॉल्व करें। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि जो करंट अफेयर्स का पैसेज होता है वो आपके कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाता है। तो कई बार ऐसे भी आपको एग्जामिनेशन में पैसेज मिलेंगे जो आपके कॉमन सेंस के जरिए ही पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस पैसेज को देखते हैं, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। अब देखो यहां पर दोस्तों एक जो पैसेज दिया गया है वो बेसिकली फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो ये जो पैसेज है वो ध्यान रखिएगा कि ये फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, तो फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पैसेज है। अब यहां पर दोस्तों अगर सीधा सीधा पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखें कि क्या हमें क्वेश्चंस कॉमन सेंस से मिल जाएंगे, तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज मोस्ट रेलिवेंट व्हेन डिस्कसिंग द रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज इन इंडिया। तो भाई फेक न्यूज इन इंडिया से रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है? तो दोस्तों यहां पर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज से भी मिल जाएगा कि द कमिटी also emphasize the needs of clear fake news to ensure the consistent information without infringing the constitutional right of freedom of speech and expression is under Article 19 Clause 1 Clause A। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये डिफाइन करता है। आर्टिकल 19 में 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम है और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए डिस्कस करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो करेक्ट आंसर भाई क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए डिस्कस करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग की रिकमेंडेशन मेड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टू कर्ब द फेक न्यूज। पहला है बैन ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हो ही नहीं सकता। दूसरा मैंडेटरी फैक्ट चेकिंग ऑफ यूनिट्स इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 19 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंसरशिप ऑन पॉलिटिकल कंटेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि मैंडेटरी फैक्ट चेकिंग ऑफ द यूनिट्स इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विच लॉ अलाउज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट दैट थ्रेटन्स द नेशनल सिक्योरिटी। तो ऑनलाइन कंटेंट दैट थ्रेटन्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑप्शन से आईपीसी 1860, केबल टीवी नेटवर्क 1995, सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो दोस्तों इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सो दैट इज सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहां पर देखो कई बार ऐसा भी होगा कि आपका जो पैसेज होगा वो आपके कॉमन सेंस या प्रीवियसली जो आपने जीके एंड करंट अफेयर्स का नॉलेज अक्वायर किया उसके जरिए बन रहा है, जिसके में आपको बहुत ज्यादा पैसेज के गो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन रेगुलेटिंग द फेक न्यूज इन इंडिया। हाई कॉस्ट ऑफ इंटरनेट सर्विस, लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ फेक न्यूज, एब्सेंस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओवर रेगुलेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया। तो आप कॉमन सेंस लगा के दोस्तों देखो कि इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ फेक न्यूज। तो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फेक न्यूज नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फेक न्यूज।
नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट टेक्नोलॉजिकल मेजर हैज बीन प्रपोज टू टैकल एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। और आप देख भी रहे हैं कि आजकल एआई की मदद से जो फोटोज को, इंफॉर्मेशन को, फेक इंफॉर्मेशन, फेक फोटोज जैसे डीप फेक वगैरह यूज करके फेक फोटोग्राफ वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या ऑप्शन है? बैनिंग एआई टूल्स, मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट, रिमूवल ऑफ ऑल वीडियो कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, रिस्ट्रिक्टिंग द इंटरनेट एक्सेस ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इसमें क्या प्रपोज मेजर होना चाहिए टू टैकल द एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन? तो करेक्ट आंसर होगा कि मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ द ऑल एआई जनरेटेड कंटेंट। नेक्स्ट है दोस्तों कि इन विच ऑफ द रेगुलेटरी ओवरसीज द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रिंट जर्नलिज्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भाई प्रिंट जर्नलिज्म से कुछ नहीं करना, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी प्रिंट जर्नलिज्म से नहीं कुछ करना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सो इसे करना है, ये दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिंट जर्नलिज्म। और डी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये NHRC का मुद्दा है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। तो ये बहुत आसानी से आपने यहां पर क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं सेकेंड पैसेज पर। सेकेंड पैसेज में दोस्तों जो लद्दाख में अभी रिसेंट वायलेंस हुआ है उससे रिलेटेड पैसेज है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से रिलेटेड पैसेज है। सो जो रिसेंट वायलेंस हुआ है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, उससे रिलेटेड दोस्तों ये पैसेज है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर अगर आंसर नहीं मिलता है तो फिर पैसेज पर आते हैं। देखो पहला है कि विच इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच 6 शेड्यूल ऑपरेट्स। तो 6 शेड्यूल में भाई कौन सा प्रोविजन है? आर्टिकल 376 शेड्यूल से रिलेटेड नहीं है। सो दैट इज 6 शेड्यूल जो है वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से एसोसिएटेड है। 6 शेड्यूल जो है वो शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया से एसोसिएटेड है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब इसमें देखो भाई आर्टिकल 370 तो जम्मू कश्मीर से था पार्ट 21 में। आर्टिकल 356 जो डील करता है वो स्टेट इमरजेंसी को डील करता है, राष्ट्रपति शासन, ये पार्ट आपका पार्ट 18 में है। देन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, तो आर्टिकल 19 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। तो शेड्यूल 6 जो है दोस्तों वो आर्टिकल 244 क्लॉज 2, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 से लेकर के आर्टिकल 275 क्लॉज 1 तक है। तो जो शेड्यूल 6 है वो अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 से लेकर के आर्टिकल 275 क्लॉज 1 तक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों विच ग्रुप आर लीडिंग द डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल इन द स्टेटस ऑफ लद्दाख। बीजेपी एंड कांग्रेस हो ही नहीं सकता। LADHCN जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई मतलब ही नहीं है। SEC, MOL एंड HIAL। अब देखो यहां पर दोस्तों आपको आराम से आंसर इसका मिल जाएगा कि कौन सी these demands are led by the constitutional bodies of the Ladakh Apex Body and the Kargil Democratic Alliance। अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि क्या होना चाहिए, लद्दाख एसोसिएट एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो देखो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको यही मिल गया। सो दीज डिमांड्स आर लेड बाय द लद्दाख एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट है कि व्हाट ट्रिगर्ड द एस्केलेशन ऑफ प्रोटेस्ट इन लद्दाख इन ले इन सितंबर 24, 2025। अनाउंसमेंट ऑफ न्यू टूरिज्म पॉलिसी बिल्कुल नहीं, अरेस्ट ऑफ द फॉरेन नेशनल्स नहीं, विजिट ऑफ द फॉरेन डिग्निटरीज नहीं, डिले इन द टॉक एंड हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द हंगर स्ट्राइकर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहां पर दोस्तों आप कई बार क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ करके भी आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर न्यूज आपने मान लो कोई ऐसा न्यूज आ जाता है जिसके बारे में आपने बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी देख करके और लॉजिकली भी सोच करके आंसर एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट पावर्स डू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल पजेस? ओनली जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, मिलिट्री एंड फॉरेन पावर्स, टैक्सेशन एंड बैंकिंग रेगुलेशन।
अब देखो यहां पर आप देख लो, अब देखते हैं कि इसका आंसर मिलेगा या नहीं। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर देखो कि दीज काउंसिल्स हैव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर ओवर लैंड, कल्चर एंड लोकल गवर्नेंस। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑन लैंड, कल्चर एंड लोकल गवर्नेंस, ऑप्शन आंसर डायरेक्टली पैसेज में है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स अंडर द लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट वाज व्हाई वाज क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट फॉर वायलेटिंग द इन्वायरमेंटल लॉ, फॉर इंसाइटिंग वायलेंस एंड अनरेस्ट, फॉर इलीगल लैंड एक्विजिशन एंड टैक्स इवेशन। तो किस चीज के लिए सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया था? फॉर इंसाइटिंग वायलेंस एंड अनरेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर लद्दाखीज डिमांडिंग द 6th शेड्यूल टू इंक्रीज इन द टूरिज्म रेवेन्यू, टू गेन एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल आइडेंटिटी एंड द लैंड राइट्स, टू मर्ज विथ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आप सिर्फ कॉमन लॉजिक लगा करके भी दोस्तों कि टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल आइडेंटिटी एंड लैंड राइट्स, इसी के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई आपके पैसेज नंबर 2 की। देखो यहां पर भी आप देख रहे हो कि इस पैसेज को डायरेक्टली बिना पढ़े भी आप सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पर आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। आपका अगर कॉमन सेंस प्रॉपर है, कॉमन सेंस इग्नाइटेड है, तो उस कंडीशन में भी आप आंसर लगा सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द जीके क्वेश्चन। अब दोस्तों जो तीसरा पैसेज है बेसिकली वो आपका नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट का है। नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट का है। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following best explains the incital spark that transformed the public dissatisfaction into the mass protest in Nepal 2025? A sudden spike in the youth unemployment, resignation of the Prime Minister, government crackdown on digital platforms. नेक्स्ट है अरेस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ लीडर्स। और दोस्तों आपने देखा भी है कि नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस के बच्चे वगैरह थे वो सब वहाँ जो अपनी लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे उनको शो करते थे। तो कहीं ना कहीं जो नेपो बेबीज के वजह से इन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसकी वजह से एजिटेशन स्टार्ट हुआ कि गवर्नमेंटल क्रैकडाउन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट है दोस्तों कि द अपॉइंटमेंट ऑफ सुशीला खारकी एज अ एंटरिम प्राइम मिनिस्टर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। अब दोस्तों आपको पता है कि सुशीला, ये न्यूज़ हम लोगों ने अपने रेगुलर सेशन में डिस्कस भी किया है कि सुशीला खारकी जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुप्रीम कोर्ट थी, और साथ ही साथ शी वॉज ऑल्सो हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द करप्शन। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्यों इनको एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चुना गया कि शी वॉज प्रीवियसली इलेक्टेड ऑन द पॉपुलर वोट, शी रिप्रेजेंट्स द रूलिंग पार्टी यूथ विंग, शी इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस, सिंबलाइजिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स द जुडिशियल न्यूट्रलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एंड शी लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रीवियस गवर्नमेंट। ऐसा नहीं, करेक्ट आंसर है कि ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थी एंड शी हैज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द करप्शनल एक्टिविटीज। Next है the term Nepo babies in this context refer to the children of the celebrities involved in the protest, youth leaders who emerged from the elite schools, offspring of the politician flaunting the privilege and amid public hardship, social media influencer promoting the fake news. अब देखो नेपो बेबीज उन नेताओं के बच्चों को कहा गया जो फ्लॉन्ट कर रहे थे अपने प्रिविलेजेस को। तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे कि ये आपको लाइन भी लिखा मिल जाएगा, ये टर्म मैंने बताया भी है कि the Gen Z movement, largely leaderless and digitally mobilized, drew attention to the systematic issues such as youth unemployment, misuse of public fund and flaunting the public wealth by politician children, popularly dubbed as Nepo babies. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज इज द मोस्ट अर्जेंट फॉर द नेपाल इंटरिम गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दिस पैसेज। That is the rewriting of the constitution, rebuilding the destroyed monuments, conducting the timely election and restore democratic legitimacy,
and negotiating with the trade deals with the neighboring countries. अब दोस्तों यहाँ पर किस चीज़ के लिए है कि conducting the timely election and restore the democratic legitimacy, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देखो ये है कि जो मेन गवर्नमेंट के पास चैलेंज है इंटरिम गवर्नमेंट के पास कि 2026 में जो वहाँ चुनाव होने हैं उसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराना। यहाँ भी दोस्तों लिखा हुआ है कि द इंटरिम गवर्नमेंट फेसेस द चैलेंज कंडक्टिंग द इलेक्शन बाय मार्च 2026 restoring the prevention of the further unrest। तो ये टाइमली इलेक्शन के लिए है। Now what is the frequent change in the government since 2008 employ about the Nepal political system? It is highly responsible to the public opinion. It lacks in the institutional stability and continuity. It is dominated by single party rule. It has strong monarchical influence। तो देखो नेपाल तो अब डेमोक्रेट, अब तो रिपब्लिकन हो गया, तो मोनार्कियल है नहीं, और वहाँ लगातार प्राइम मिनिस्टर्स भी बदल रहे थे। केपी शर्मा ओली हो गया, उसके पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी एक रीजन था। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि द रोल ऑफ मिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द नेपाल प्रोटेस्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कि a tool used by government to calm the masses, a neutral factor within the minimal impact, a catalyst that intensified the unrest and distorted the public perception, a strategy to promote the civil education। अब देखो यहाँ पर इम्पैक्ट तो मिनिमल था नहीं, इम्पैक्ट तो बहुत मेजर था कि वहाँ जितने भी मेजर पॉलिटिशियंस थे उनके साथ बहुत बड़ी ब्रूटैलिटी हुई। प्राइम मिनिस्टर जो केपी शर्मा ओली को देश छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर होगा क्या क्या, कैटलिस्ट दैट इंटेंसिफाइड द अनरेस्ट एंड डिस्टॉर्टेड द पब्लिक परसेप्शन। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। तो यहाँ भी दोस्तों आप देखेंगे कि इस पैसेज के जरिए भी कि अगर आपकी चीज़ें टॉपिक पहले से पढ़ी हुई हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी है और आपका लॉजिकल थिंकिंग प्रॉपरली वर्क करता है, लॉजिकली आप चीज़ों को सोच पाते हैं, तो इन क्वेश्चन का आंसर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इस डिस्कशन से आपको इंसाइट मिल गया होगा कि क्लैट में जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप क्लैट 2025 अपीयर कर रहे हैं तो ये सारे जो एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में अपनी स्ट्रैटेजी को फ्रेम करने और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में। साथ ही साथ अगर आप क्लैट 2026 के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो ये आपको एक इंसाइट देगा जिससे आप क्लैट का एग्जामिनेशन पैटर्न समझ सकें ताकि आप अपनी तैयारी को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें। सो फ्रेंड्स दैट वाज फ्रॉम माय साइड, दैट इज द जीके एंड करंट अफेयर्स, और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट मॉक NLU 75 डेज मॉक चैलेंज डिस्कशन पेपर में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे 75 डे NLU चैलेंज में। मैं आशा करती हूँ कि आप उन गोल्स को पूरा कर रहे हैं जिन्हें हम आपको असाइन करते हैं। ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से अडियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप लीगल प्रोफेशनल बन पाएंगे, एक अच्छे लीगल प्रोफेशनल। हर प्रोफेशन में कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत एवरेज होते हैं, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। तो आप अपनी कैटेगरी को, किस कैटेगरी में आप खुद को देखना चाहते हैं, वो अभी से चूज करते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट यू डिसाइड लेटर ऑन इन लाइफ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग एक्चुअली। नो, कूद के पाँव पालने में आप शुरू से ही अपने कंडक्ट से, अपने डिमीनर से ये दिखा देते हैं कि आप किस कैटेगरी के प्रोफेशनल को लैंड वो करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, विच कैटेगरी यू वुड फॉल इनटू। तो यू डिसाइड राइट नाउ, क्योंकि अभी आप खुद को चेंज कर लेंगे तो हो जाएंगे, फिर उसके बाद पक जाएंगे। इसीलिए जो भी आपके अंदर फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, वो सब अभी सुधारें। और उनमें से एक कमी होती है कि अपने आप से किया वादा ना निभाना, एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो ना कर पाना, जो गोल सेट किए हैं उन्हें पूरा ना कर पाना। तो इस डेफिशिएंसी को, अगर ये आप में है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो इसे रिमूव करने की पूरी कोशिश करें, पूरा जतन लगा दें, क्योंकि ये आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, चले मॉरल टॉक्स असाइड, लेट्स कम टू आवर मॉक। एनालाइज करते हैं इसे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है ये वाला पैच, IP। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट कन्फर्स एक्सक्लूसिव rights and privileges to creators over
creations such as inventions, artistic expressions, design, symbols, and business information. Tangible objects like land goods can be seen untouched. IP rights protect underlying creativity, invention, or information represented by those objects, making IP fundamentally intangible in nature. By law, IP rights are considered property rights. They can be licensed, sold, inherited, mortgaged, or gifted. Critically, IP rights are enforced through legal action, meaning the owner may approach a court or authority to stop unauthorized use, infringement, claim compensation. The owner of an IP right has both positive rights to use and profit, negative rights to prevent others from using it without permission. These rights carry corresponding duties to respect the statutory exceptions, fair use of provisions, and to avoid abusing monopoly power. Distinct forms of IP may simultaneously exist over a single product or process. For example, an innovative gadget may be protected by a patent, its brand name by a trademark, and its packaging design by copyright or industrial designs right. Each form of protection is governed by a different law and offers distinct advantages and limitations. Fundamental doctrine in IP law is exhaustion of rights once a physical product embodying IP has been lawfully sold by the IP holder or with their consent. ठीक है, their exclusive rights over that specific products are exhausted. They cannot control how it is subsequently resold, distributed, or used. Scope and subject matter of IP rights are not static. Technology, creative sectors evolve, legal systems update, expand areas of protection, recognizing new forms of intellectual assets, adapting doctrine to contemporary challenges. Simple सा ही passage है, IP के ऊपर है. IP पे passages आ जाते हैं, especially when there has been a current update on a topic like this or a law like this. इसलिए legal affairs से touch में रहें. You never know what might be developing. Which of the following statements correctly reflects the nature of intellectual property rights? Correctly. Intangible rights protecting ideas, invention, creativity, not physical objects themselves. सही बात है. यही है. Can only be personally used. Purely moral rights. Do not create duties. The most obvious. Author sues a publisher for using her book without permission. Publisher argues that IP is not property, hence cannot be protected like the goods. Which of the following is the correct? IP rights are not property. Incorrect है. Are property rights can be licensed, sold or inherited. सही है. यही आंसर भी होगा शायद. Only patents are considered property. Since IP is intangible, court cannot grant remedies. कितने obvious options हैं ये. B is the correct option. अगर आपका ये गलत हुआ है तो फिर आपको पैसेज नहीं समझ आया और कोई कारण नहीं हो सकता इसके गलत होने का. The option, the questions by far are quite simple. Which of the following best explains the difference between positive and negative rights? पैसेज में दिया हुआ है. Right, positive rights allow holder to use profit from the creation. Negative rights allow preventing others from using it without permission. लो, यही आंसर है. पैसेज में जो की त्यो डेफिनेशन दे रखी है और पढ़ो ही मत, टाइम सेव हो जाएगा. Which of the following statements about IP is correct? IP are intangible in nature, confer exclusive control to creators. सही है, ये लगा देते हैं पिन. Not be transferred गलत है, हटा दो. Ownership physical object automatically transfers IP rights. हाँ, ये भी सही लग रहा है. Ownership of the physical object नहीं, ये तो कहाँ गलत, सही नहीं है. IP rights can be enforced by courts against unauthorized use. ये भी सही है. तो एक तो 1 सही है, एक 4 सही है. किस ऑप्शन में? ये है. A is the correct option. ठीक है. Software company sells a licensed copy of its original software to a customer. Later, the customer resells that copy to another buyer. The company files a case to prevent resale, claiming continued control over product. कौन सा principle? Customer cannot resell गलत है, can resell क्योंकि rights perpetual नहीं है. Doctrine of exhaustion prevents the company from controlling sale once sold. सही है ये, पिन लगा देते हैं. Company retains both positive and negative rights even after sale. No. Resale requires fresh permission. No. B is the only correct, obvious, logical explanation and the answer.
Which of the following best reflects the evolving nature of IP law? IP rights are fixed, unchanging, once codified. गलत है ये. Only traditional works of literature and art can be protected. गलत है. Legal system expand IP rights to cover new technologies. सही है. C is the correct option. दूसरा पैसेज भी IPR पे ही लग रहा है मुझे. हाँ. IPR encompasses a diverse range of legal protections granted to creators, innovators over their intangible creations, broadly classified into two main categories: industrial copyright related properties. Historically, many forms of IPR were categorized as industrial assets, primarily comprising patents, trademarks, industrial design. However, the scope of industrial property has broadened to include utility models, service marks, trade names, signs of origins, including geographical indications and mechanisms to suppress unfair competition. Term industrial property is considered the predecessor of the contemporary concept of intellectual property. A patent is an exclusive right granted to an inventor for a novel product or process that provides a new way of doing something or offers a technical solution to a problem. Patent production confers upon the owner the exclusive right to manufacture, use, distribute, or sell the invention for a limited period of 20 years. During this period, patent owner may authorize or license others to use the invention under mutually agreed terms or transfer ownership of the patent in whole or part. Once the patent expires, the invention enters the public domain, becoming freely accessible for commercial exploitation by others. ये पैसेज थोड़ा लंबा है. A trademark serves as a distinctive identifier for goods or services belonging to a particular individual. Identification may take various forms, including words, letters, numeral drawings, symbols, three-dimensional shapes. ये सब अंडरलाइन करने की जरूरत है क्योंकि इसमें ट्रेडमार्क की डेफिनेशन दे रखी है. Including words, letters, three-dimensional shapes, sound, fragrances, colors, functioning, distinguishing features. Registration provides for prima facie evidence of ownership, granting the proprietor statutory rights to exclusive use and authorization of its use by others. Trademarks play a crucial role in consumer protection by allowing buyers to associate products or services with a particular source or quality. While the initial registration period spans 10 years, trademarks may be renewed indefinitely, providing protection in perpetuity. Okay. Copyright confers legal protection on creators for their original literary, artistic, musical, and dramatic works. Includes novels, poems, plays, cultural designs. Unlike patent, trademarks, copyright protection subsist upon creation itself. Registration serving primarily as evidence of ownership. Copyright holders possess exclusive right to reproduce, distribute, commercially exploit their works, often through licensing agreements that generate royalties. Typical protection extends for life, author plus 60 years. Posthumously, मतलब मरने के 60 साल तक प्रोटेक्शन बनी रहती है. Ensuring sustained recognition and remuneration for creators. Geographical indications are signs used on products that originate from specific. ठीक है, geographical indications हैं, soil, climate. ओके ठीक है. चंदेरी साड़ी, कुल्लू शॉल्स एक्सेट्रा. क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. A person invents a new machine, obtains a patent. After 20 years, the patent expires. Which of the following statement is correct? Can continue to prevent others from using invention and no. Invention enters public domains, can be freely used by others. Yes. B. Automatically becomes a trademark. Obviously not. Copyright की बात कहाँ से आ गई? पेटेंट की बात आ रही है. ठीक है. Which company registers a trademark for its logo? Another company uses a similar logo for its product. कौन सा principle apply होता है? Trademark registration provides exclusive rights and owners can prevent unauthorized use. यही होता है. Trademark protection ends after 10 years, cannot be renewed. गलत है. Can be renewed. Only protects invention. बिल्कुल गलत है. Registration is optional. It is not optional. A is the correct option. ठीक है. An author writes a novel, another person copies and sells it without permission. Which of the following statement is correct? Copyright खराब हुआ है, violate हुआ है. Subsist only upon registration. Exist from the moment of creation.
expires 10 years, identical to patent, no. Okay. Which of the following statements correctly distinguishes patents, trademarks and copyrights? Patent protect inventions, trademark protects brand identity, copyrights protect literary and artistic works. यही सही है, यही सही आंसर भी होगा. मैं तो और नहीं पढ़ रही क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा करेक्ट तो हो नहीं सकता कोई ऑप्शन. A tea producer from Darjeeling applies for a GI tag for his product. Another producer outside region labels their tea as Darjeeling tea. Which legal principle applies? GI. Trademark, no. Geographical indication protects the product's link to region, preventing misuse. अगर चाय को दार्जिलिंग चाय का नाम देना है या चाय को दार्जिलिंग चाय के नाम से बेचना है तो जरूरी है कि वो चाय दार्जिलिंग की ही हो, अदरवाइज आप नहीं बेच सकते. Which of the following is true about trademarks? They only include words, logos, not sounds or colors. गलत है ये. Registration provides prima facie evidence of ownership and exclusive rights. सही है ये. Trademark protection ends automatically after 10 years. No renewal. गलत है ये भी. Are collectively owned by community? No. B is correct. ठीक है. इजी था ये, बहुत वेरी इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा सा आसान था. अगेन बहुत कन्वेंशनल कंसेप्ट ओरिएंटेड था. अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपने मतलब बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसमें, कोई बहुत हाई एंड कंसेप्ट्स नहीं है, ओनली द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो वो भी अगर आपने पढ़ रखे थे तो ये इजी था उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, आईपी का कोई अलफ बे तक नहीं पता उन्हें, उनके लिए मुश्किल हो सकता है. राइट. खैर चलो, इसलिए बार बार कहा जाता है कि कंसेप्ट्स ज़रूरी हैं, बाकी आपकी मर्जी है. चलें अगले मॉक में मिलते हैं. ख्याल रखें सब अपना. थैंक यू. बाय बाय. Hello everyone, welcome to your session. So in this part of the session, I will be discussing with you the questions pertaining to your logical reasoning and quantitative techniques. Recently you all have appeared for your mock 10 and I hope that your mock 10 had went really well. You people were able to attempt good number of questions and all of your attempts were correct and you all are scoring very good marks, right? But in this particular part of the session, I will be discussing the questions pertaining to logical reasoning and quantitative techniques so that you can have a fair idea like what were their correct solutions and how you could have got to those correct solutions, right? So without further ado, so let's discuss the questions pertaining to your mock 10. This time in logical reasoning, we had a directions and distance based question. It was a passage based question. Let's see what the question was. One afternoon, Ravi left his house to meet his friend. His house faces north. His house is facing north. That means the main door of the house faces north. So obviously if anybody is going to exit from that main door, he is going to face north. Right. So his house faces north. He walked 50 meters straight north to reach a nearby shop. So he started from here. He went to 50 meter north to reach a shop. Here we have a shop, right? Then from there he turned right and walked 40 meter to reach a park gate. So from here he is turning right and he is traveling 40 meter to reach a park gate. Next he waited there for his friend. After some time he got a call and realized that he was at the wrong place. So after some time he got a call and he realized that he was at the wrong place. So he turned left and walked 30 meters. So from this park gate he turned left and he walked 30 meters. That means he walked 30 meters towards north and he reached his friend's house. So this will be friend's house. Fine. This will be friend's house. And now after spending some time there, he left again and walked 40 meters to reach a tea stall. From here he is turning left and he is walking 40 meters to reach a tea stall. Right? See, since this is 40, this is 40, that means shop and tea stall will be in a straight line. Shop and tea stall will be in a straight line.
And now my question says, in which direction is the park gate from Ravi's house? So with respect to Ravi's house, this was Ravi's house, right? So with respect to Ravi's house, the park gate is in northeast direction, because upward it is north, this side it is east. So park gate was in between north and east, so it was northeast. My answer will be option B, northeast. Option B, northeast. Next question, in which direction is Ravi facing when he reaches tea stall? See, when he reaches tea stall, in order to reach tea stall from friend's house, he was walking in west direction. So obviously when he reached tea stall, he was facing west. He was facing west. Plus we have already discussed this concept in class, that these pointed arrows, they always tell me at a particular point in which direction was the person facing. Right, so answer would be west. Next, which place is directly east of the shop? Which place is directly on the east of the shop? Which place is directly on the east of the shop? So this is shop. On the east of this shop, it was park gate, right? So answer will be park gate. Next, if Ravi wants to return from the tea stall to friend's house, in which direction should he walk? If Ravi wants to return from the tea stall to friend's house, from tea stall he wants to return to friend's house, in which direction should he walk? See, from tea stall he should walk in east direction to reach his friend's house, right? So answer will be option B. Next, what is the direction of tea stall from Ravi's house? Sir, from Ravi's house, tea stall is in exactly in north direction, because it is in a straight line with respect to Ravi's house. So answer will be north direction, right? So answer will be option B. We had one more question based on the passage, so I'll move to and fro, back and forth. Next, it says, which of the statement is definitely true based on the passage? The park gate is to the west of tea stall. No sir, park gate is towards the east of tea stall, so option A is not correct. The shop is to the north of Ravi's house. The shop is to the north of Ravi's house. Yes, that is correct. The friend's house is to the east of tea stall. Yes, this is also correct. So my answer will be option D, because option B and C both were correct, right? Shop was in the north of Ravi's house and friend's house was towards the east of tea stall. So answer will be D, both were correct. All right. Now passage number 9 was also a direction based passage. Neha begins her walk from her home facing north. She first walked 8 meters in northward direction. So Neha started from here, right? She walked 8 meter in north direction. Let's say this was the starting point. She started from here, 8 meter in north direction. After at that point she takes a right turn and walks 6 meters. From here she takes a right turn and she walks 6 meters. Now moving east. After covering the distance, she turns right again, changing her direction to the south and walks another 8 meters. From here she changes her direction, walks 8 meters in south. This brings her in line to east-west position from her starting point. From there she takes a left turn heading east again and walks 5 meters. So from here she takes a left turn and she walks 5 meters. She stops at that point. Throughout her walk, Neha changes her direction 3 times and covers a total distance of 7 meters. Okay, 8, 6, 14, 8, 22, 27 meters, fine. Her final position is 11 meter east of her starting point, right? Because see, starting point and this ending point will be in a straight line, right? And since this opposite side, if this opposite side is of 6 meters, this side will also be of 6 meters. So ending point is 11 meters from starting point. And she ends up facing east. If she wants to return to her original location, she will need to walk west in a straight line. All right. In which direction is Neha facing at the end? Sir, at the end, Neha is facing east, right? My answer will be east. Right. We can see the pointed arrow. Next, how far is Neha from her starting point? From her starting point, Neha was 6 plus 5, 11 meters. Plus, it was also given in the question, right? So answer will be option C. Next one, how many turns did Neha make during her walk? See, it was given Neha changes her direction 3 times. So she makes total 3 turns, right?
Next, if Neha wants to return to her starting point, in which direction should she walk from her final position? From her final position, she should walk towards west in order to reach the starting point. Next question, what is the minimum number of straight lines needed to represent Sneha's complete path? Minimum number of straight lines needed, right, to show Neha's complete path. It will be 1, 2, 3, 4, 4 lines. Next, what is the total distance Neha walked from start to end? Total distance Neha walked from start to end, right? That was also given 27 meters. My answer will be option C. Alright. Now, this was your logical reasoning part, and now we had questions based on quantitative techniques. So, let's talk about quantitative techniques. A stationery shop owner, Mr. Sharma, deals in notebooks, pens and pencils. He purchased 100 notebooks at 40 each and sold 80 of them at 50 each, while the rest were sold at a loss of 10%. He also bought 200 pens at 15 each and he sold all of them at a profit of 20%. For pencils, he bought 300 units at 5 each and sold 250 of them at 6 each, while the remaining were sold at a cost price. In another transaction, he mixed two varieties of tea, 20 kg at 200 per kg and 30 kg at 300 per kg. He sold the mixture at 280 per kg. Alright. What is the total profit Mr. Sharma earned from selling notebooks? See, he bought 100 notebooks for 40 each. So, total cost price spent on buying 100 notebooks will be, total cost price spent on buying 100 notebooks will be quantity into price 4,000, and now he is selling 80% of them at 50 each. So 80% of 100 notebooks means he is selling 80 notebooks for 50 each. So 80 notebooks on 50 each, that means he will be selling it for 4,000 rupees. And now he is selling the remaining 20 notebooks at a loss of 10%. 20 notebooks at a loss of 10%. See, 10% loss means of 40 rupees, right? Of 40 rupees, he is selling it for a loss of 10%. 10% loss of 40 rupees, that means 4 rupees loss. That means he is selling the remaining 20 books for a price of 36 rupees, right? So he will be whatever amount he is going to, because see, he's totally bought 100 notebooks for 4,000, and when he sold 80 rupees, his cost price was recovered, because he is selling 80 notebooks for a price of 50 each, so he is selling it for 4,000. So cost price is already recovered while selling 80 books. Now at whatever price he will sell the remaining 20 books, right, that entire received money will be his profit, right? Whether it is at a loss, individually our notebook will be a loss, but whatever amount he is going to earn, he is going to earn that to be his entire profit, right? So his entire profit will be 36 into 20, 720 rupees. Option C. Next question, what is the total profit earned from selling all the pens? See, he bought 200 pens for 15 each and now he sold them at 20% profit. If he sold them at 20% profit, 20% profit of 15, because one pen, if one pen is sold at 20% profit, all the pens will be sold at 20% profit. So 20% is 20% fraction value is 1/5, right? 1/5 of 15 rupees, that means he is selling each pen for a profit of 3 rupees. Each pen for a profit of 3 rupees, and since he is selling total 200 pens, right, on each pen if he makes a profit of 3 rupees, 200 pens, he makes a total profit of 600 rupees. Okay. Now what is the total profit earned on selling all the pencils? See, for pencil he bought 300 units at 5 each and sold 250 of them at 6 each. So these 250 pencils, right, he is selling for 1 rupee profit, because he bought every pencil for 5 rupees, and now the first 250 pencils were sold for 6 rupees. That means for the first 250 pencils he is making 1 rupee profit on each pencil. So 250 such pencils with a rate of 1 rupee profit, he makes 250 rupees profit, and while the remaining were sold at a cost price. So remaining pencils he was selling it for 5 rupees. He bought it for 5 rupees and he sold the remaining 50 pencils for 5 rupees. So total profit made by him on pencils will be 250 rupees. Alright. Next, what is the total profit from all the 3 items, notebooks, pens and pencils? See, profit from pencil is 250, just now we calculated. Profit from pens is 600.
and profit from notebooks was 720. So total profit earned by him 1320 plus 1370, 1570. Option A. All right. Next, what was the cost price per kg of tea mixture? All right, he bought 20 kg for 200 rupees. So total amount spent on buying this 20 kg with a rate of 200 will be 4000 rupees. And next he bought 30 kg for 300 rupees, right, with a rate of 300 rupees. So with the rate of 300, 30 kg, total amount spent here will be 9000. So now 20 plus 30, 50 kg tea was costing him 13,000. So 15 kg price is 13,000. 1 kg price will be 13,000 by 50. Right, that will be 260 rupees. So the cost price of per kg tea was 260 rupees. Now what was the profit per kg on selling the tea mixture? See, cost price was 260, just now we calculated, and he was selling the tea for 280 rupees. That means per kg he was making a profit of 20 rupees. So my answer will be option A. Right. So these were your questions from logical reasoning and quantitative techniques pertaining to mock 10. Right. I hope that all your attempts in mock 10 would have been correct. Right. Now be ready for your mock 11. Next time when we meet, sir, we will be discussing questions pertaining to your mock 11. Right. I wish you all the very best luck for your upcoming mock 11. So let's meet up in the next session. So this is all from my side in this particular session. Thank you for watching this session. Keep learning, keep smiling. Hello students, how are you? Welcome everyone to this prestigious class. My name is Rahul Agnihotri and we are here again to discuss mock test 10 and it's nothing, we should start. In this test, as usual, first of all, there are two passages and in these passages you will have to answer each question. But the thing that we do in every test, that is what? First of all, we should read the questions. So let us start with the questions. In the first one, it is written here, identify the correct one word substitution. Now, in this particular test, we are talking about one word substitution for the very first time. Okay. So, in this one, it is written here, a person who prefers to live alone and avoids social contact. So, what is the meaning of in this one, a person who is in privacy, or a person who does not want to make contacts, a person who avoids contacts, he is called extrovert, recluse, optimist, cynic, whatever the answer, we will decide after reading the passage. Next one question it is there, what is the passage primarily argue? That means to say the crux of the passage, or you can say the message in the passage, what is written there. So, what should be the answer? You will decide. Silence is outdated, obsolete in today's world. Solitude can be harmful to mental health. Reclaiming silence is essential for well-being. And the fourth one, social media improves introspection. Okay. So, whatever the answer, we will decide after reading the passage or while reading the passage. Next one, which the following is not mentioned as a benefit of silence. So, when you talk about silence, now what should be the according to this question, what is not as the benefit of silence? Boosting creativity, improving mental clarity, enhancing social skills, reducing stress. So, what should not be the benefit of silence? You will decide it, but it should be decided when you complete reading the passage. Next one, the author's tone in the passage is best described. They are very simple, critical and aggressive. What is the meaning of critical? You must know it. At least you must know it. So, and the next one, humorous, sarcastic, reflective and persuasive, indifferent and vague. And the last question, that is here, and after that we will talk about the passage. Not one question, it is two questions. The first question, the word cacophony in the first line most clearly. So, what is the meaning of cacophony? We will have to find out in this one. And here
This is not hitch, it is which. It is typing mistakes there, but it can be ignored. It is a subtle mistake, hardly noticed. Okay. So, which the following is implied by the author? Social media is the root of all problems. Extroverts are mentally unhealthy. Silence can help regain control over attention. And the last one, ancient philosophers rejected all forms of communication. Okay. Now we have read all the questions and their options. It is highly beneficial to you when you complete all the options and questions. What does that mean? You will have some idea in your mind while reading the passage. Which type of idea do you have in your mind? These questions are asked in this passage. So, when you read the passage, if something is related that is coming in the passage, something is related means to say something which is related to the questions. If it is coming in the passage, if it comes in the passage, that means to say it might be or maybe your answer. So, you will click it, you will find it and you can have your answer. Now, it is time to read the passage. In the cacophony of modern life, cacophony means to say harsh sounds, harsh sounds. So, in the cacophony of modern life, here it has a meaning of ups and downs or harshness of modern life. Silence has become a luxury few can afford. So, silence is a very important thing now, and no one and most of the people are there in this world in which few people, means to say it is happening rarely with some people. So, very few people are enjoying it or they can afford it. The constant buzz means to say continuous sound, the constant buzz of smartphones, the persistent chatter of social media. So, what is happening there? Smartphones are always ringing, social media is going on, we are we are doing some chatting with someone, an endless stream of notifications are coming, they are always there on your screen, have conditioned our mind to crave stimulation. So, they have conditioned our mind, we are habitual to them, we cannot live without them, they are now the compulsion for everyone. Okay. So, what is happening there? Our minds to crave stimulation, now they require what? Stimulation, encouragement or excitement. So, when we study them, when we read our notification, when we go through when we go through social media, when we use our smartphones, they work as a stimulation. In this age of information, introspection becoming increasingly rare. Now, introspection is a rarest thing. मुझे हिंदी में भी बोलना चाहिए थोड़ा सा. अब जो है इंट्रोस्पेक्शन एक रेयरेस्ट थिंग हो गई है. सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरीवन हैज इट. So, what is happening there? People often equate being alone with being lonely and silence with boredom. So, what is happening here? People often equate means to say to make something to compare that something is same, okay, with someone else. तो यहाँ पर equate का मतलब same thing दिखाना. अभी क्या है, being alone, वो कह रहा है कि लोग ऐसा equate करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि alone होना lonely होने जैसा है, कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया. सपोज इस पूरे स्टूडियो में मैं अकेला हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो आई एम फीलिंग लोनली. तो दैट मीन्स टू से अकेलापन फील हो रहा है. तो कुछ लोग अलोन होने का मतलब ये भी निकाल लेते हैं. साइलेंस विद बोर्डम. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंस? साइलेंस व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन, पीपल थिंक यू आर अ वेरी बोरिंग पर्सन. तो कई बार ऐसा होता है, लोग साइलेंस को कैसे ले लेते हैं, जहाँ चुपचाप है, जहाँ शांति है, बिल्कुल कोई नहीं, तो यार मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ, है ना. अभी हमें ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां पर फोन ना हो, शांत हो, चिड़ियों के चहकने की आवाज हो, है ना, वो सब चीजें हो, बट क्या ना हो, फोन ना हो, तो क्या होगा, कुछ ही दिनों में हम बोर होने लगेंगे. तो लोग इसको इक्वेट करते हैं साइलेंस को बोर्डम के साथ. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? हाउएवर, numerous studies indicate that moments of solitude,
and silence can foster creativity. So people equate like this, but what happens actually, बहुत सारी studies and numerous studies are there, in that it is described what has been described there. Moments of solitude. Solitude means to say being alone in privacy, or privacy you can say. और ये प्राइवेसी ऐसी नहीं होती जिसमें कोई हमें बहुत बुरा लगता है, ये प्राइवेसी हम खुद चाहते हैं और हम प्रसन्न रहते हैं उस प्राइवेसी में, तो ऐसी प्राइवेसी, तो ये सॉलिट्यूड या पॉजिटिव वर्ड। एंड साइलेंस कैन फोस्टर, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाता है, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करके इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी, और हम मेंटली थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, तो हम क्लैरिटी आती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत कंफ्यूजन में, इफ यू आर इन प्रॉब्लम, if you don't have any solution of any problem in your mind, then you sit alone, you sit in silence, and after some time you will feel what? You will feel comfortable. That time you will have the solution of that problem. ऐसा है, सिंसियरली बेटा ऐसा है, मैं बहुत सिंसियरली बात बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। So in this way we can say it improves mental clarity. Ancient philosophers like Socrates and Confucius often emphasize the power of introspection. Introspection मतलब अपने insight को पहचानना है, अपने insight, what is the meaning of insight? क्या बोलेंगे हिंदी में insight को? अंतरात्मा को पहचानना है। ओके, सो इंट्रोस्पेक्शन अपने आप का आकलन करते रहना है, appraisal करते रहना। They believe that true wisdom emerged not from speaking but from listening. जो ट्रू विजडम है, यानी कि हमारी जो बुद्धि, जो हमारा विवेक है, हमें सही और गलत का जो ज्ञान होता है, वो बोलने से नहीं सुनने से आता है, स्पेशली टू वंस इनर वॉइस। दैट मीन्स टू से व्हेन यू लिसन टू योर इनसाइट, इट मीन्स टू से योर इनर वॉइस। जब अपने अंतरात्मा की आवाज आप सुनेंगे तो आप बेहतरीन हो जाएंगे। Even in modern psychology, practices like mindfulness and meditation are heralded as antidotes to mental fatigue caused by excessive external stimuli. So what is happening in this line? Modern psychology में क्या हो रहा है? Mindfulness और meditation, ये announce, यहाँ herald का मतलब होता है to be a sign that something is going to happen. That means to say announcement, कुछ ऐसा हो रहा है। ये meditation और mindfulness ये हमें बताते हैं ये कैसे हैं, ये एंटीडोट्स का काम करते हैं हमारे मेंटल फटीग के लिए, जो आता है किससे? एक्सटर्नल स्टिमुली लाइक स्मार्टफोन और दुनिया भर की चीजें जो कर रहे हैं उन सब से। नेवरथलेस मींस टू से हाउएवर, फिर भी सोसाइटी ऑफ्टन सेलिब्रेट एक्सट्रोवर्जन, लेकिन सोसाइटी बाहर की चीजों में ज्यादा जो है बिजी रहता है और जिसमें उसे लाइवली और कॉन्फिडेंट फील होता है, ऐसी चीजें करता है। मिस्टेकिंग कांस्टेंट सोशल एंगेजमेंट फॉर इमोशनल हेल्थ, और वो कांस्टेंट सोशल एंगेजमेंट रखने लगता है, लोगों से मिलना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, पार्टीज में जाना है, सोशल मीडिया पर लगे रहना है, और ऐसा करके वो क्या फील करता है कि वो उसकी इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल करे, अच्छा करे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, और जब उस व्यक्ति का देहांत हुआ तो 10 लोग भी उसके मरने पर नहीं पहुंचे। ऐसा है आजकल का समय। हमारे गांव में क्या होता था, what used to happen in our villages in 90s or 80s, in the decades of 1980s, what happened there, or what used to happen there, क्या होता था, लोग गांव के एक कोने में खीर बनती थी तो दूसरे कोने को पता होता था, और दूसरे हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता था। और आप महसूस कीजिए, आप तो खैर क्या महसूस करेंगे बच्चे, आप तो आफ्टर 2000 में बॉर्न हुए होंगे, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, वो समय जरूर देखा होगा, क्योंकि 2010 के बाद से हमें फोन्स जो है वो ज्यादा यूज में दिखने लगे। 2005-6 तक भी ऐसी स्थिति थी। तो होता क्या था कि घर में एक फोन आया है, मान लीजिए आपके घर में फोन लगा हुआ है, वो वाला फोन जो रिसीवर इसमें होता था, हम उठाकर उससे बात करते थे। तो घर में फोन आया है किसी पड़ोसी का, तो सारे लोग बड़े खुश होते थे, भाई बोला के लाओ पड़ोसी को कि फोन आया उनका, और वो जाता था हमारे घर से, कोई छोटा सा बच्चा बता के आता था, आपका फोन आया, यू जस्ट गो देयर, यू जस्ट कम टू आवर, यू जस्ट कम आवर होम, और आपका फोन आया। तो वो भागते हुए आते थे, बात होती थी। तो ये एक्साइटमेंट
जो बच्चे 2010 के बाद आए हैं इस दुनिया में या 2015 के आसपास इनका जन्म हुआ है, वो कभी ये नहीं चीज समझ पाएंगे। आप समझ सकते हैं क्योंकि आप 2005-6 तक तो आए गए होंगे इस दुनिया में, छोटे रहे होंगे लेकिन ये चीज आपने फील करी होगी। और ये 90s-80s के डिकेड में जो लोग रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग रहे हैं, तो उन लोगों ने तो ये चीज बहुत देखी है। घर में फोन होना भी लग्जरी था, एसी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। घर में फोन होना, टीवी होना या फ्रिज होना ऐसे लग्जरी आइटम माना जाता था उस टाइम पे। तो दैट वाज द टाइम, वो भी समय था। लेकिन लोग मिलते थे एक दूसरे से, हम हंसते थे, गुनगुनाते थे, वो इमोशनल हेल्थ को हमारा अच्छा करता था, वो थोड़ा पॉजिटिव था, है ना। पर हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट टास्क देख रहे हैं, ये साइलेंस के ऊपर है। दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ परपेचुअल इंटरेक्शन, परपेचुअल मींस टू से कंटीन्यूअस, perpetual interaction marginalizes means to say to make something less important. Those who prefer solitude, और जब हम बात करते हैं इस परपेचुअल इंटरेक्शन की, इसको ग्लोरीफाई करते हैं, तो हम इंपॉर्टेंस किसका कम करते हैं? सॉलिट्यूड का जो है इंपॉर्टेंस कम करते हैं। ब्रांडिंग दैम, हम उसको ब्रांड करते हैं, ब्रांडिंग दैम एज अलूफ और एंटी सोशल। इवन हम सॉलिट्यूड को कैसे दिखाते हैं कि वो अलूफ यानी कि अलग थड़क पड़ जाना, आइसोलेट होना, एंड एंटी सोशल। इवन तो हम उसे कहते हैं ये सामाजिक प्राणी नहीं, इसको कहीं दूर छुड़ाओ जंगल में, एंटी सोशल बोले लगते हैं उसे। इन ट्रूथ सॉलिट्यूड इज नॉट सिनोनिमस विद आइसोलेशन। एक्चुअली में सॉलिट्यूड और आइसोलेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। While the former is chosen state of peaceful seclusion, seclusion means to say उसका मतलब ही है प्राइवेसी में होना। Solitude is not synonymous with isolation. What is the meaning of solitude? Is solitude is a chosen state of peaceful seclusion. मतलब आप कहीं एकांत में बैठे हैं, वो किसी मतलब नहीं, और आप संतुष्ट हो उस चीज से। And the latter one, that means isolation, implies unwanted separation. अब आपको कमरे बंद कर दिया गया। कोविड में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है वो बंद कर दिए गए, उनको बाहर नहीं निकल। दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। पर हमारे जो ऋषि मुनि या जो सेजेस हैं, वो उनको जो है वो जंगल में चले गए तपस्या करने, कहीं एकांत में चले गए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेक्लूजन, क्योंकि वो मेंटल पीस के लिए वहां जाते हैं। रिक्लेमिंग साइलेंस इज डेली लाइफ डज नॉट नेसेसिटेट रिट्रीट इनटू वाइल्डरनेस। अगर हमें साइलेंस चाहिए लाइफ में, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वाइल्डरनेस यानी कि हम ऐसी जगह चले जाएं जो जंगल जैसी दिखती हो, वहां कुछ चले जाएं, वो जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? इट कैन बिगिन विद स्मॉल, छोटी छोटी चीजों हो सकता है। टर्निंग ऑफ योर नोटिफिकेशंस ड्यूरिंग meals, when you are eating something, you don't have to use your phone. Taking mindful walks without headphones when you are walking after you have dinner, you take a stroll, or lunch, you take a stroll. That time, and you are just walking somewhere, you don't have to use your headphone. Just walk there, okay? Or simply sitting quietly for a few minutes each day, or you should sit every day 4 to 5 minutes quietly. In doing so, we not only recharge our mind but also regain agency over our attention. A very nice word, agency, that has been used here. It means what here? Generally we know agency is organization, something like that, but agency, it has a very important meaning. Here it is used as power. So sorry, here it is used as control. So what is there? In doing so, when we do so like this, sitting quietly or not using phones, so what will happen? Doing so, we can not only recharge. If we do like this, we are not using our phone, we are sitting quietly, something like that. If we are doing so, we not only recharge our minds but also regain control over our attention. Now our attention is controlled. What we want, we will do according to that. Perhaps most valuable currency in the digital world, and this is the most important thing in this digital world. This is the thing that is written here. Now the first question that is given here: identify the correct one substitution. One who prefers to live alone, avoid social contact. So social contacts को avoid करने वाला, it is called what? Recluse. ये वो person होता है जो अलग रहता है और social contacts को जो है वो avoid करके जाता है। Optimist, you know what is the meaning of optimist? Optimist means to say a person who is very hopeful, extrovert, introvert, extrovert, ambivert. Introvert भी है, एक
एक एक्सट्रोवर्ट भी है और एक एम्बिवर्ट भी होता है। तीनों वर्ड्स आप जान लीजिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रोवर्ट? When you meet someone and he talks about everything, or he talks about his personal life, he talks about everything, he is just like open book. He is called extrovert. If he feels something bad, he will tell you. If you are not looking good, he will tell you. If your clothes are not good, he will tell you. बहुत extrovert type का होता है। और introvert होता है shy type, है ना, shy type। तो ये बोलने में थोड़ा सा सोचेगा, उसको लगेगा तो बहुत कोशिश करे तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। एम्बिवर्ट, वेरी नाइस थिंग। Wherever it is required being ambivert, wherever it is required being introvert, he will be introvert. If it is required extrovert, according to situation, it changes. He or she changes himself or herself. जो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एम्बिवर्ट और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हो जाए, वो एम्बिवर्ट है। एम्बी मींस टू से बोथ साइड्स और ऑल साइड्स। सो बोथ साइड, जहां एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है वो एक्सट्रोवर्ट, जहां इंट्रोवर्ट होने की जरूरत है वो इंट्रोवर्ट। सो इट इज कॉल्ड एम्बिवर्ट। सिनिक, one who talks about a person who does anything for himself, okay, जो अपने लिए ही सब कुछ करता है, सिनिक कहलाता है। ओके, तो दिस इज व्हाट सिनिक। एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं। नाउ what does the passage primarily argue? Silence is outdated? No, it is not talking about this one. Solitude can be harmful to mental health? No, it is not harmful. It improves our mental health. Reclaiming silence is essential for well-being? Definitely, this is the answer. Social media improves introspection? No, social media destroys introspection. So we should avoid it. Now, next question. Which the following is not mentioned as a benefit of silence? Boosting creativity, improving mental clarity, both are happening there. Enhancing social skills? No, it is not enhancing social skills. And the last one, reducing stress? Definitely, it also helps reduce stress. So, first, second, third, fourth will be there. Which is not there? Enhancing social skills. Now, fourth one, the author's tone, the passage, the best describe. The author is not aggressive. Sometimes in some manner you can call critical. He is just talking about the disadvantages of social media, but he is not aggressive, so we will not take it. Humorous and sarcastic, it is not being funny. Okay, the author is not talking about, the author is not sarcastic, not making any humor, so it is not possible. Indifferent, no, author is not neutral or vague. Okay, so it should not be. Author is reflective. Reflective means thoughtful. He is talking about something. Persuasive, he is convincing someone or convincing us to agree on some point. So this is what right answer, reflective and persuasive. हमें वो करने के लिए कह रहा है, ऐसा कुछ होना, persuasive. Cacophony, very simple. What should be the answer? Harsh mixture of sounds. Now, next one, which of the following is implied by the author? Social media, the root of all problems. Extroverts are mentally unhealthy. Silence can help regain control over attention. And the last one, ancient philosopher rejected all forms. So, the right answer is what? Silence can help regain control over attention. So, this is the last question that we have done. So, all the answers now you have. We should go for the next passage. Next passage again very simple. So, as usual, first of all, you should read the questions. Identify the one word substitution for the practice of growing plants vertically. Vertically means just like this on the walls, or it is not facade, F-A-C-A-D-E-S, it is facades. Okay. Okay. So, front of a building, it is called facades, or building in urban environments. So, vertical growing of plant, what is called? It is rooftop botanical agroforestry, vertical forestry. It is very simple, you can have the answer right now. The phrase, the next phrase, we
weave nature into the urban fabric. What is the meaning of this one? 4 options are there, read them. And the ninth question, identify one word substitute for the condition of being separated from others, often leading to feelings of loneliness and abandonment. So, what the condition of being separate from others, often leading to feelings of loneliness and abandonment. It is about isolation, freedom, meditation, and tranquility. You will find the answer, and 3 questions are also there. Choose a word that is closest in the meaning to opposite. So, in this one, when it is written the closest, that means we are talking about the synonym. So, the synonym of opposite will be in these 4. Okay. Select the most appropriate title for the passage. When you read the passage, you will have this answer beautifully. Next one. Identify the one word substitution for a situation where too many people or vehicles are crowded in a particular area. So, something is if any place is crowded, what is called migration, overpopulation, colonization, and congestion. So, you need to answer this question, but you should read the passage first. Now, we should start the passage. We have gone through the questions and our options. Now, it is time to read the passage. It starts in the increasingly congested environment. Just read this. In this increasingly congested urban environments of the 21st century, green spaces are more than just aesthetic additions. They are essential for public health. So, what is happening in this line? In this congested urban environment, congested means to say that is overcrowded, that is very intense. There are intensive adjustments of things in this crowded urban environment of 21st centuries. Green spaces are just what aesthetic additions. Aesthetic means to say related to beauty and art. So, these green spaces are being constructed or are being are being uh, so you can say are being used as aesthetic conditions. What is the meaning here? Uh, Suppose you are living in a colony. Okay, there are some parks. When you visit a colony, you will see there lots of parks are there. And what happens in these parks? People after having lunch, people after having dinner, whatever, they go to these parks and uh, take a stroll, take a walk there. So, they look like they are just they are there to beautify the place only. So, these are called what aesthetic additions, nothing else. इनको कैसे बनाया गया इन कॉलोनीज में, उनको ब्यूटिफाई करने के लिए, मतलब वो वहाँ अच्छे दिखे. These colonies will look good. क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ा सा ग्रीन स्पेस बना दिया है, ऐसा कुछ हो. ओके, और वो कैसे दिखाया गया? बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर पब्लिक हेल्थ. Studies conducted in various global cities have consistently shown a strong correlation between access to parks, gardens, and tree-lined avenues and improved mental well-being among residents. So, studies की गई है बहुत सारी various global cities में, और उन्होंने इस बात को दिखाया है कि strong correlation between जो park और gardens और green tree-lined avenues जो वहाँ हैं उनके बीच और improved mental well-being के बीच एक strong correlation है. People living near green spaces report lower levels of anxiety and depression and demonstrate higher levels of physical activity. So, where the colonies that have these green spaces, people who are living there, they feel what? They feel lower levels of anxiety and depression, and they demonstrate higher levels of physical activity. The science behind this phenomenon lies in both psychology and biology. Natural environments tend to reduce cortisol levels. Cortisol level जो हमारे अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है, एक हार्मोन होता है स्ट्रेस के टाइम पर
ये ऐसा करता है। ओके, सो जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट टेंड टू रिड्यूस कार्टिसोल लेवल, जो कार्टिसोल लेवल को कम करते हैं। कॉर्टिसोल भी हो सकता है, कार्टिसोल नहीं, कॉर्टिसोल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ वहाँ हो सकता है। इट शुड बी कॉर्टिसोल आई थिंक। द हार्मोन एसोसिएटेड विद स्ट्रेस एंड प्रमोट रिलैक्सेशन, ये हार्मोन एसोसिएट होता है स्ट्रेस से और प्रमोट रिलैक्सेशन, जो प्रमोट करता है रिलैक्सेशन को। मोर ओवर एक्सपोजर टू ग्रीन मोreover exposure to greenery encourages social interaction, जब ग्रीनरी जहां होती है तो इंटरेक्शन भी बढ़ता है, which combat loneliness, जो फाइट करता है लोनलीनेस से। A growing concern in modern cities, in contrast concrete dominated surroundings can feel isolating and even oppressive over time, जबकि इसके उल्टा क्या है, कंक्रीट डोमिनेटेड जो होती है, यानी कि बिल्डिंग्स जहां ज्यादा है वो आइसोलेशन को बढ़ाते हैं, इवन ऑप्रेसिव, ऐसा लगता है टायरेनिकल टाइप का हो जाता है ना, ये जो किलिंग करते हैं, मतलब यहाँ पर ओवर को आप ऑपरेसिव ओवर टाइप, मतलब ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे एक्सट्रीम लेवल तक हमें ले जाते हैं, यानी कि स्ट्रेस वगैरह बढ़ाते हैं। तो ऑपरेसिव को आप यहाँ पर एक्सट्रीम या सीवियर के सेंस में देख सकते हैं। Despite the mounting evidence supporting their benefits, urban green spaces often fall victim to real estate development. बहुत सारे इनके फायदे हैं, पर ये कभी कभी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में ये विक्टिम बन जाते हैं। क्या ये ग्रीन स्पेसेस? एज सिटीज एक्सपेक्ट क्यों होता है? एज सिटीज एक्सपेंड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, सिटीज ऐसे ही बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बन रही हैं और हॉरिजॉन्टली बढ़ रहे हैं लगातार। ग्रीन जोन्स आर आइदर रिड्यूस्ड और पुअरली मेंटेन्ड, तो इन ग्रीन जोन्स पर कोई ध्यान नहीं देता, ये पुअरली मेंटेन्ड होते हैं या धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दिस नॉट ओनली रॉब सिटीजंस ऑफ वाइटल मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स बट ऑल्सो एग्रेवेट्स एनवायरमेंटल इश्यूज, ये हमारी हेल्थ बेनिफिट्स को खा जाते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि ये क्या करते हैं, एग्रेवेट्स एनवायरमेंटल इश्यूज को भी बढ़ाते हैं, सच एज एयर पॉल्यूशन एंड हीट आइलैंड्स। Creating inclusive and accessible green areas should therefore be viewed not as luxury but as necessary. इसलिए इन ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन एरियाज को नेसेसिटी में देखना चाहिए, लग्जरी में। From rooftop gardens to vertical forests with community parks, urban planners must innovate to weave nature into our urban fabric. So what is happening here? Rooftop gardens ऊपर बन रहे हैं, जो गार्डन छतों के आस वहां पर वर्टिकल फॉरेस्ट मतलब अब वर्टिकल फार्मिंग हो रही है, ऐसे एक बिल्डिंग फिर दूसरी बिल्डिंग है, तीसरी बिल्डिंग, इस तरह से वर्टिकल। चाइना ने भी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है और कम्युनिटी पार्क्स बन रहे हैं। अर्बन प्लानर्स को अब इनोवेशंस करने चाहिए, क्या करना चाहिए, नेचर को हमारे अर्बन फैब्रिक यानी कि नेचर को हमारे अर्बन कल्चर में, अर्बन एनवायरनमेंट में पूरी तरह से जोड़ देना चाहिए। ओनली देन कैन सिटीज इवॉल्व इनटू हेल्थियर मोर ह्यूमन स्पेसेस दैट नर्चर बोथ बॉडी एंड माइंड, और उसके बाद हम सिटीज को देख सकते हैं वो हेल्थियर हमें बना रही हैं और बॉडी और माइंड को नर्चर यानी कि उनको उनकी टेक केयर कर रहे हैं। नाउ वी शुड कम टू द क्वेश्चन। Identify the one word solution, the practice of growing plants vertically. It is exactly what is called vertical. It is what vertical farming. Now, the phrase weave nature into our urban fabric. What is the meaning of this one? Grow cotton? No. Make cities look like forests? No, it is not. Integrate greenery into our urban planning. This is the right answer. Decorate buildings with artificial plants? No, it should not be. Greenery को हमारी जिंदगी में लाना। Identify the one word substitution for the condition of being separated from others, often leading to feeling of loneliness and abandonment. This is called what? Isolation. Tranquility means to say peace. Meditation, solitude. We were talking about this in the previous passage. Freedom, you know. Choose a word that is closest meaning to the oppressive. Here, oppressive means to say what we were talking about. Oppressive. Extreme and severe. So, in this case, overwhelming will be the right answer, not empty, comfortable and supportive. Overwhelming means extreme, severe, and one more meaning great. When we say overwhelming response, it's great response. When we say overwhelming, so somewhere it is what? Oppressive. Select the most appropriate title for the passage. Pollution cities, green cities, the future of urban living, concrete jungles and urban poverty, trees and skyscrapers. So, what should be the right answer? Green city is the future of urban living. And the last one, identify the one word substitution for this one, a situation where too many people or vehicles are
crowded in a particular area. A situation where too many people or vehicles are crowded, it is what migration. No, where when we leave one place and we reach other place, it is called migration. Overpopulation, and colonization, So what is the right answer? Is what? Congestion will be the right answer. So here we have completed two passages, and I hope you must have found these passages very simple, and you must have done all the answers correct. So this time to leave the class, leave the session, and this was the mock test 10. In the next video, we will meet with the mock test 11, and I hope whatever I have taught you, whatever I have given you, you will take the benefit from this, and best wishes to everyone for your journey, of life. So I, Rahul Agnihotre, thank everyone. Now, just leaving the class, just leaving the session. Thank you being with me. Love you all. Jai Hind.